लोहाघाट में आशा कार्यकर्तियों ने मानदेय सुनिश्चित करने की मांग को लेकर हल्ला बोलते हुए उप जिला चिकित्सालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपने श्रम के अनुरूप सम्मानजनक पारिश्रमिक की मांग उठाई है। धरने को नेतृत्व अध्यक्ष सरोज पुनेठा ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आशा कार्यकर्तियों से मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, जनगणना, विभिन्न सर्वेक्षण और अन्य सरकारी अभियानों सहित अनेक जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन इसके बदले उन्हें उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तो चिकित्सा परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ है। 2027 चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी इस दौरान दी गई है। सरकार हमको अनदेखा कर रही है। सरकार से हमें यही है कि कहना कि वो हमें मानदेय दे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा काम है उस प्रकार से हमें दिया नहीं जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं तो वो भी कभी मतलब कहते हैं कि आशाओं को 7,000 6,000 मानदेय मिल रहा, लेकिन कोई नहीं मिल रहा हमें 6-7 हजार। जो भी मिल रहा टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहा, वो टुकड़ों में भी अगर हमारे वहाँ उतने केस होंगे तब मिलता है। अगर केस किसी दिन कम हो जाता, बाहर केस जाता है, तो जो हमें बाहर केस जाने पर हमारे जो है तो पैसे वैसे ही कट जाते हैं गर्भवती महिलाओं के। उसमें आधा अब कर रखा सरकार ने, जहाँ 400 मिलते थे वहाँ 200 दे रही है। इसलिए जो हमारी मानदेय की मांग है कि हमें सरकार 35,000 दे, क्योंकि हमारा काम बहुत है, काम के हिसाब से वो हमें दे और मानदेय में रखे। और आप देहरादून से खबर है, जहां वन अनुसंधान संस्थान में वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट फायर प्रबंधन को लेकर विभिन्न विभागों और संस्थानों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में करीब 31 विभागों और संस्थानों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अधिकांश शीर्ष अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हुए और अपने स्थान पर अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिया गया। वनाग्नि जैसे संवेदनशील और राज्यव्यापी संकट से जुड़े इस अहम विषय पर उच्च अधिकारियों की गैर मौजूदगी ने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। तो देहरादून से खबर, जहां वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट फायर प्रबंधन पर बैठक आयोजित की गई। संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। तो बैठक में 31 विभागों और संस्थानों को आमंत्रित किया गया। दूसरे डिपार्टमेंट का भी कोऑपरेशन चाहिए, तो इसलिए एक इंटर एजेंसी बैठक हुआ, जिस बैठक में जैसे पुलिस है, SDRF, NDRF, प्रचार प्रसार, पुलिस, वायरलेस है ना, एंड हमारा फायर टेंडर डिपार्टमेंट, इस प्रकार की बहुत सारे डिपार्टमेंट आज उनका रिप्रेजेंटेटिव के साथ यहाँ पर आए थे। एवं उसमें ये बल दिया गया कि आगामी फॉरेस्ट फायर के जो सीजन साधारणतः हमारा 15 फरवरी में शुरू होता है, तो उस हिसाब से हमने किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार का हमारा ट्रेनिंग होना चाहिए, एवं किस प्रकार की कोई घटना हो जाने पर उसको कैसे जल्द से जल्द कंटेन करना चाहिए। एक गोल्डन आवर की बात हुआ आज, जिसको सभी लोगों ने सराहा कि जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। FSI के द्वारा हमको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम में बताया गया कि इवन साधारण जनता भी उनका पोर्टल में जाकर, FSI के पोर्टल में जाकर फायर का डेंजर रेटिंग प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें क्या होगा ना, आपको SMS मिलेगा। इसका सुविधा ये होगा कि आपका गांव में के आसपास अगर फॉरेस्ट फायर लगता है या लगने का संभावना है तो उसके संबंध में पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, हमने फॉरेस्ट फायर से जंगल को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा हमको। देहरादून से खबर है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सकारात्मक प्रयास कर रहा है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में चल रहे सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 5 मेडिकल कॉलेज, 13 जिला अस्पताल और 24 उप जिला अस्पतालों के अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, सिटी स्कैन और MRI जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए देहरादून में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सकारात्मक प्रयास लगातार यहां पर कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 5 मेडिकल कॉलेज हैं, 13 जिला अस्पताल हैं और 24
उप जिला अस्पताल यहाँ पर है और सभी में सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। सभी को सकारात्मक करने के प्रयास यहाँ पर लगातार जारी हैं। पहले फेज में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेन CSC सेंटर है और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है, उसको हम सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने 42 पॉइंट्स जो हमारे 5 मेडिकल कॉलेजेस, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और 24 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसको फोकल पॉइंट्स के रूप में हम निर्धारित करने जा रहे हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, CT स्कैन और MRI की सुविधा है लोगों को हमेशा उपलब्ध रहे। तो इस संदर्भ में हमारे आज ऑलमोस्ट 12 सेंटरों पे जो डायलिसिस की जो सुविधा है उस संदर्भ में हमारा टेंडर फाइनलाइज हो गया है और जो बचे हुए हमारे ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स है उसके संदर्भ में हमने दिशा निर्देश किए हैं, वो भी अप्रैल एंड तक हम उसको डायलिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम क्रियान्वित कर लें। देहरादून से खबर है जहां धामी सरकार अपना आम बजट गैरसैंण स्थित विधानसभा कक्ष में पेश करने जा रही है, जिसके साथ एक बार फिर से गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित करने की मांग भी तेज हो गई है। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी सरकार लगातार गैरसैंण विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकास कार्यों को लगातार पूरा कर रही है। तो सरकार गैरसैंण विकास कार्यों पर कार्य कर रही है। राजधानी तो भराड़ीसैंण गैरसैंण में ही होगी और हम सब लोगों की इच्छा भी है। मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत तेज़ी से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और गैरसैंण विकास प्राधिकरण बना हुआ है। और मैं समझता हूँ आपने देखा होगा पिछले 5, 7, 10 वर्षों के अंदर भाजपा की सरकार जब से रही है तब से वहाँ के विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी हैं उस दिशा में काम होंगे तो आने वाले समय में निश्चित ही भराड़ीसैंण गैरसैंण में राजधानी भी स्थापित होनी चाहिए और होगी भी। देखिए उत्तराखंड में कैंपटी टैक्सी स्टैंड के पास कथित अवैध खनन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। आरोप है कि रात में JCB से मुख्य मार्ग के नीचे प्लांटिंग की खुदाई की जा रही थी, जिसमें एक नगरपालिका सभासद का नाम भी सामने आ रहा है, जबकि खनन और वन विभाग पर लापरवाही के लगातार यहां पर आरोप लगे हैं। यह मार्ग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी, कैंपटी फॉल्स और गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ता है और इसमें पड़ी दरारों के कारण बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्रीय सभासद सचिन गोहेर ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि संबंधित अधिकारियों ने जांच का यहां पर आश्वासन दिया है। उत्तराखंड से खबर है, अगर कोई अवैध खनन या अवैध तरीके से काम चल रहा है तो इसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लें ये क्या कुछ मामला है, क्योंकि अगर रोड अगर NH की गिरती है तो इससे पूरा यातायात बाधित हो रहा है। पूर्णतः ये रोड बंद हो चुकी है और अगर कोई भी अगर भूमाफिया इस तरह का काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी जाँच बैठाई जाए। सर देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड जब से बना है ना, अगर अधिकारी सारे मिलके अगर सही से काम करें तो ये आपदाएं आना बंद हो जाएं और कोई भी अगर गलत कार्य होता है तो होगा ही नहीं, क्योंकि अधिकारी का डर तो होना चाहिए। अब यहाँ अगर अधिकारी मौके से फरार हैं या मौके पे आ नहीं रहे हैं या कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह का काम हो रहा है। देहरादून में SSP आवास से करीब 500 मीटर दूर सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम के बाहर निकल रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा के 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना राजपुर रोड क्षेत्र में हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। SSP अजय सिंह स्वयं मौके पर पहुंचकर मामले की निगरानी कर रहे हैं। तो देहरादून से खबर है जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी है और इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस
पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में जल्द शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा इस बार सुरक्षित बनाने की तैयारियों में पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार सभी विभाग के यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बीते वर्ष हेली सेवा में हुए 5 बड़े हादसों में 13 लोगों की मौत के बाद इस बार सुरक्षा मानकों को और कड़ा कर दिया गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। 2023 में जारी टेंडर की अवधि 2025 में समाप्त होने के बाद 2026 की यात्रा के लिए नई एविएशन कंपनियों के चयन हेतु टेंडर जारी किए हैं और वहीं हेलीकॉप्टर शटल सेवाओं की संख्या 30% तक कम की गई है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का पालन यहां पर सुनिश्चित किया जा सके। के द्वारा जो डायरेक्शंस लास्ट सेकेंड फेज में दिए गए थे और उसके बाद में हम लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट करवाते हुए यात्रा को पुनः आरंभ करवाया था। तो इंटरमीडिएट या इमीडिएट मेजर्स के बाद में जो मिड टर्म स्टेप्स लिए जाने थे उन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें के रूट्स भी हम लोगों के पब्लिश होने वाले हैं और साथ ही लाइव ट्रैकिंग जो होनी है इन सारे हेलीकॉप्टर्स की, उसके लिए भी उसमें जो ऑपरेटर्स इंस्टॉल होना है तो उसमें रिक्वेस्ट लेटर हमारी तरफ से डीजीसी को जाना है। और इसके अतिरिक्त ATCOs की फर्दर जो तैनाती होनी है, जैसे लास्ट यात्रा में हम लोगों ने या जो सेकेंड फेज था यात्रा का, उसमें हम लोगों ने ATCOs को सहस्त्रधारा और सिरसी में अपॉइंट किया था। अभी हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी सिमिलर लाइन पे काम किया जाना है और दोनों हेलीपैड्स की जो वाइडनिंग होनी है, बद्रीनाथ में हेलीपैड की वाइडनिंग और केदारनाथ जी में आगे जो एक लैंडिंग एरिया है उसे फ्लैट किए जाने की ज़रूरत है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ATC भी वहाँ पे बनाए जाने के डायरेक्शन हमें मिले। तो हमारी ओवरऑल कोशिश यही रहेगी कि हम सुरक्षित तरीके से यात्रा को। और अब रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी। इसको लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा की तैयारियां पहले से जारी है, लेकिन कपाट खुलने की आधिकारिक तिथि घोषित होते ही व्यवस्थाओं में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बैठकें की जा रही है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले और श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सके। जी बिल्कुल, जनपद में मैं देख रहा हूँ सभी लोगों में और सभी जो केदारनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें यात्रा को लेके बहुत उत्साह है और सब आगामी महाशिवरात्रि के दिन भी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ जी टेम्पल ओपनिंग की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो प्रशासन भी इसके लिए बहुत सक्रिय है, बहुत उत्साहपूर्ण है, सभी अधिकारीगण भी, कि एक बार जब ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आगामी यात्रा की प्लानिंग और थोड़ा अच्छे तरीके से करने में हम सब लोगों को भी और अच्छा लगेगा। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केदारनाथ जी यात्रा की जो भी तैयारियां हैं, हम सबको पता है कि ऑल्दो ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, उसी डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑलरेडी तैयारियां बहुत